everyone and welcome back to my channel. Let us begin with our today's newspaper analysis. So, first news is about the recent border dispute between India and China. Recently on December 9th in Arunachal Pradesh at the line of actual control, there was a physical conflict between Indian Army and China's People's Liberation Army. So first of all we should talk about line of actual control. So LAC is basically the official demarcation line between India's territory and China's territory. So according to our defense minister, recently Chinese troops ने unilaterally इंडियन टेरिटरी में एंटर करने की कोशिश की है और स्टेटस क्यू को ऑल्टर करने की कोशिश की है, बट इंडियन आर्मी ने ब्रेवली एंड सक्सेसफुली पीएलए को प्रिवेंट किया है हमारी टेरिटरी में ट्रांसग्रेस करने से और उनको कंपेल किया है वापस जाने के लिए. ऑल्दो इस इंसिडेंट में किसी को कोई सीरियस कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है, कुछ इंजरीज हमारे आर्मी पर्सोनल्स को या उनके आर्मी पर्सोनल्स को ज़रूर हुई है. ऑन द अदर हैंड पीएलए का इंडिया के ऊपर ब्लेम है कि इंडियन आर्मी ने इलीगली एलएसी को क्रॉस करने की कोशिश की है. सो let us go to our next news. So this is about the attack on the last bastion, the judiciary. So as the name suggests, this is about the recent conflicts that is going on between judiciary and the executive of our country. So this article is by our former Chief Justice Delhi High Court and Madras High Court, that is Ajit Prakash Shah. So according to him, रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट एंड लॉ मिनिस्टर जितने भी कमेंट्स कर रहे हैं कलेजियम सिस्टम के अगेंस्ट, वो बेसिकली पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इवन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्राइन है उसके अगेंस्ट कमेंट्स हैं, उसके अगेंस्ट अटैक है. उनका कहना है कि जो ये गवर्नमेंट है ये जुडिशरी को अंडरमाइन करके, जुडिशरी के काम को डिस्क्रेडिट करके एक तरह से अपना लार्जर मिशन एकम्प्लिश कर रही है, जो कि है एग्जीक्यूटिव को सबसे पावरफुल एंटाइटी बनाना. अकॉर्डिंग टू हिम 2014 से इस गवर्नमेंट का ये एजेंडा रहा है कि ये सारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस एंड मैकेनिज़्म को ओवर पावर करे, सबको सप्रेस करे और पूरे कंट्री में सिर्फ एक ही पावरफुल एंटाइटी बनाए, वो है एग्जीक्यूटिव ऑफ आवर कंट्री. फॉर एग्जांपल लोकपाल बिल, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ और बाकी ऐसी सारी इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ के वर्किंग में हिंड्रेंस लाई गई है एंड इन सब की वर्किंग को सप्रेस किया गया है. अब इनका काम ना ट्रांसपेरेंट है ना ही अकाउंटेबल है. सेम ये गवर्नमेंट जुडिशरी के साथ भी करना चाहती है. अकॉर्डिंग टू हिम एनजेएसी को 2014 में लाया गया, 2014 में रिपील कर दिया गया, बट उस टाइम पे गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी अब तक कॉलेजियम से, क्योंकि उस टाइम की जो जुडिशरी थी वो पैसिव थी और सबमिसिव थी एग्जीक्यूटिव के लिए. जो एग्जीक्यूटिव कहते थे वो लोग कर देती थी, इसलिए एग्जीक्यूटिव को भी कभी कॉलेजियम सिस्टम से कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट रिसेंटली जो लास्ट 3 चीफ जस्टिस आए हैं, दैट इज़ एन.वी. रमन्ना, जस्टिस यू ललित एंड जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, ये तीनों ही बहुत वोकल हैं, एजर्टिव हैं, एग्जीक्यूटिव के साथ नॉन अलाइंड है और इनकी वॉइस काफ़ी कॉन्फिडेंट है एंड इनके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं गवर्नमेंट के डिसीजंस के अगेंस्ट. ये गवर्नमेंट के हर एक डिसीजन को सपोर्ट नहीं करते हैं जैसे कि हमारे प्रीवियस चीफ जस्टिस करते थे. सो इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो डर गई है और कलेजियम सिस्टम को अटैक कर रही है. So the executive seems to have recognized the judiciary is the final protector of civil liberties. So according to him again, judiciary ही civil liberties की और हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी की फाइनल प्रोटेक्टर है एंड एग्जीक्यूटिव ऐसा नहीं चाहते हैं. एग्जीक्यूटिव खुद को इस कंट्री की मोस्ट पावरफुल एंटाइटी बनाना चाहते हैं. सो लास्ट जो जुडिशरी बची है, इकलौती इंडिपेंडेंट पावरफुल एंटाइटी, उसको भी वो स्ट्रक डाउन करना चाहते हैं इन क्लेम से और खुद सबको ओवर पावर करना चाह रहे हैं. सो कॉलेजियम सिस्टम के टाइम पे चीफ जस्टिस की जो टीम थी उन्होंने एनजेएसी में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स बताए थे, बट गवर्नमेंट ने सारे रिफॉर्म्स को मानने से मना कर दिया था. तो अल्टीमेटली उन्हें पूरा का पूरा एनजेएसी सिस्टम ही स्ट्रक डाउन किया था और कॉलेजियम को वापस लाना पड़ा था.
तो और उन गवर्नमेंट का जो ये क्लेम है पेंडेंसी, यानी कि जितने भी हमारे केसेस पेंडिंग है या कोर्ट में जो वैकेंसीज़ हैं और जो शॉर्टेज ऑफ जजेस और लॉयर्स हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट खुद ही है, क्योंकि जो पेंडेंसी है वो पुअर जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है और वो आती है फंडिंग से, और कोर्ट की फंडिंग डिपेंड करती है गवर्नमेंट के अप्रूवल पे। गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देगी तो कोर्ट को फंडिंग नहीं मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव नहीं होगा, केसेस की एक्सपेडिशन इम्प्रूव नहीं होगी। सेकेंडली, वैकेंसी की बात किया जाए तो वैकेंसी इसलिए है जजेस इसलिए कम है क्योंकि गवर्नमेंट सीजीआई के द्वारा और कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा दिए गए नेम्स को अप्रूव ही नहीं कर रही है। वो उन नेम्स को रिजेक्ट कर देती है जो उन्हें लगता है गवर्नमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट जाएंगे। सो जो जजेस गवर्नमेंट को लगता है उनके डिसीजंस से अलाइन नहीं करेंगे, वो उनके नेम को रिजेक्ट कर देती है। इसलिए काफ़ी टाइम से जजेस के पोस्ट पे वैकेंसी बनी हुई है। ऑल्दो अकॉर्डिंग टू मिस्टर अजीत प्रकाश शाह, जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम है रिसेंट, उससे वो भी एग्री नहीं करते हैं। जजेस को अपॉइंट करें ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, ये इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे फ्लॉज हैं, बट उनका कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम में बहुत सारे रिफॉर्म लाए जा सकते हैं। एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड अपॉइंटमेंट कमीशन आए जो रूल बेस्ड हो, जो अकाउंटेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, बट हाँ उसमें एग्जीक्यूटिव का या गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव्स या गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट में पार्ट लेंगे तो फिर जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी, एंड विच इज़ अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, इवन हमारे फाउंडिंग फादर्स ने भी ये सपोर्ट किया है कि जुडिशरी को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहिए और गवर्नमेंट का जुडिशल अपॉइंटमेंट्स में कोई रोल नहीं होना चाहिए। एंड फर्दर मोर ही हैज़ सेड दैट जो भी ये इश्यूज़ है इनको हमें चीफ जस्टिस फोरम्स में या पीएम और सीजीआई के बीच में जो मीटिंग्स होती है उसमें डिस्कस करना चाहिए रेदर देन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, क्योंकि उससे सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती है और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं। सो हमें एक साथ में बैठकर एक रिफॉर्म पर काम करना चाहिए, ना कि आपस में फ़ाइट करना चाहिए। सो अभी हम ये जो न्यूज़ है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। सो रिसेंटली काफ़ी टाइम से जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जुडिशरी का कहना है कि गवर्नमेंट कोई भी नेम्स को अप्रूव नहीं कर रही है जो कि अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड किए जा रहे हैं। वो नेम्स को आगे तक डिले करती रहती है अपॉइंटमेंट, इसलिए अपॉइंटमेंट्स डिले हो रहे हैं। अल्टीमेटली वो नेम्स को वापस लेना पड़ता है, फिर नए नेम सजेस्ट करने पड़ रहे हैं। तो एक तरह से गवर्नमेंट जुडिशरी के काम में हिंड्रेंस पैदा कर रही है और जुडिशरी को ओवर पावर करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, जजेस अपने अकॉर्डिंग, अपने विल के अकॉर्डिंग दूसरे जजेस को अपॉइंट कर लेते हैं, विच इज़ नॉट राइट। इसमें नेपोटिज्म के चांसेस हैं एंड फेवरेटिज्म के चांसेस हैं। अपार्ट फ्रॉम द क्वालिफिकेशन एंड द कैपेबिलिटीज़ ऑफ जजेस के पर्सनल ओपिनियन और फेवरेटिज्म के बेसिस पे अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं। एग्जीक्यूटिव के अकॉर्डिंग जो 2014 का एनजेएसी सिस्टम है उसको वापस लाना चाहिए। सो दैट इज़ द मेन इशू बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। एनजेएसी की बात कर लेते हैं थोड़े से जल्दी से। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को 2014 एक्ट के द्वारा लाया गया था। अकॉर्डिंग टू 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विद कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2014, National Judicial Appointments Commission was proposed. So according to this body was responsible for the recruitment, appointment and transfer of judicial officers. So इस commission में 6 members थे. First of all, Chief Justice of India. Second, 2 other of senior judges of Supreme Court. Third, Union Minister of Law and Justice. Fourth, 2 eminent persons who ever been appointed or selected by Union Minister and Chief Justice jointly. कॉलेजियम सिस्टम की बात करें तो कॉलेजियम सिस्टम हमारा करंट अपॉइंटमेंट सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट एंड बाकी हाई कोर्ट के जजेस के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ में 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसका इस कॉलेजियम सिस्टम का पार्ट होते हैं।
तो कॉलेजियम सिस्टम बेसिकली जजेस सेलेक्टिंग जजेस का क्राइटेरिया है, सीनियर मोस्ट जजेस बाकी के जजेस को चूज़ करते हैं, अपॉइंट करते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 124, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट and this comes under the clause 2 of article 124 of the constitution. This is very very important from the point of view of the exams. Next is about the conservation bill that endangers forest rights. So this is about the animal protection, and there is a little conflict between the animal protection rights and the protection rights of the forest dwellers and the communities that depends on the forest resources. So first of all we should learn about some acts, some important acts that has been followed up in this article. So first one is Wildlife Protection Act 1972. इस एक्ट को लाया गया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स एंड फर्दर मोर फॉर इंश्योरिंग द इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट 2021 में रिसेंटली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल लाया गया है, जिसमें 1972 एक्ट में काफ़ी रिफॉर्म्स लाए गए हैं. प्रीवियसली इस प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 6 शेड्यूल्स थे, जिसमें स्पेशली प्रोटेक्टेड प्लांट्स थे, वो उनका नंबर 1 था. स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स थे, वो 4 थे. 1 वर्मिन स्पेशीज़ थे, मतलब कि स्मॉल एनिमल्स थे जो कि डिजीज़ कैरी करते हैं और फूड्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. बट अब इस अमेंडमेंट के थ्रू ये जो शेड्यूल्स हैं इनको 6 से 4 में रिड्यूस कर दिया गया है. वर्मिंग स्पेशीज़ को पूरी तरह से हटा दिया गया है और नंबर ऑफ शेड्यूल्स फॉर स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स को 4 से 2 कर दिया गया है. ऑल्सो जनरल फाइन according to 1972 Act was 25,000. Now it has been increased to 1 lakh. And secondly, for violating the provisions meant for specially protected animals, the previous fine was up to 10,000, but now it has been increased to 25,000. Next is the Forest Rights Act, that is FRA 2006. This act recognizes the rights of the forest dwelling tribal communities and other traditional forest dwellers to forest resources on which these communities were dependent for a variety of needs including livelihood, habitation and other socio-cultural needs. So basically जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं और फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये राइट लाया गया. ये उनके राइट टू लाइफ एक्ट के अंडर आता है. So according to the author, need for protection laws to assist wildlife protection is unchallenged. That is very very necessary. Protection of wildlife, animals, birds and everybody is important. So बट ये जो WPA एक्ट है और इसमें जो अमेंडमेंट आई है उसने एक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया है. एज़ फार एज़ वी नो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ने हंटिंग को रेगुलेट किया है, उसके बाद कम्प्लीटली प्रोहिबिट किया है, फिर एरियाज़ प्रोटेक्ट किए हैं, फ़ाइन बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस भी चल रहे हैं काफ़ी लोगों के अगेंस्ट जो WPA को रिपील करते हैं. बट बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, मेनली जो लोग इन क्राइम्स के अंडर जिनके अगेंस्ट केसेस रजिस्टर्ड हैं वो लोग हैं जो कि ऑप्रेस्ड कास्ट से हैं, कम्युनिटीज़ से हैं, जैसे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़, जो बेसिकली जिनकी लाइवलीहुड, जिनकी सब्सिस्टेंसीज ही फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं. मोस्टली इन लोगों का लाइवलीहुड फिशरी पे डिपेंड करता है. अगर वो चीज़ रेस्ट्रिक्ट कर दी जाएंगी तो इनसे राइट टू लाइफ ही छीनी जा रही है और ये इनसे फॉरेस्ट राइट एक्ट भी छीना जा रहा है. सो बेसिकली देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन WPA एंड FRA एंड जो हमारे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं वो मेनली इस एक्ट को या फिर इन क्रिमिनल चार्जेस को ऑप्रेस्ड कास्ट कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं. वो इसको एक एज अ थ्रेट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फिर उससे कम्युनिटीज़ के लोग डर जाते हैं और कम वेजेस में उनका काम करते हैं एंड फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं और उनसे डर के रहते हैं. तो इसका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है. मेनली जो केसेस हैं वो बहुत हाई लेवल ऑफ हंटिंग के नहीं हैं, बहुत हाई लेवल ऑफ
रूल ब्रेक के नहीं हैं, कंपैरेटिवली सीरियस ऑफेंस ऑफ हंटिंग के नहीं है, बल्कि वुड कलेक्टिंग, हनी या इवन मशरूम कलेक्टिंग के अगेंस्ट केसेस बनाए हुए हैं, विच इज़ नॉट फेयर. हंटिंग ऑफेंसेस प्राइमरीली शेड्यूल 3 और 4 एनिमल्स के अगेंस्ट फाइल हो रहे हैं, जो कि लेसर प्रोटेक्टेड है एज कम्पेयर टू टाइगर्स एंड एनिमल्स. Forest rights, individual and collective, as part of the Forest Rights Act, were put in place to correct the injustice meted out by forest governance laws in recognizing forest-dependent individual forest rights in buffer zones. So, forest rights basically इसलिए लाए गए थे ताकि उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके जो कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, बट एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा है. FRA एक तरह से फॉर्मली है, बट इनफॉर्मली फॉरेस्ट ऑफिशियल्स इन कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट काम कर रहे हैं और उनके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस चल रहे हैं. सो दिस शुडंट बी डन एंड इट इज़ अनफेयर. एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट इज़ ऑल्सो अनफेयर बिकॉज इसमें फ़ाइन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और इससे एक्चुअल में कोई हेल्प नहीं हो रही है, और जो लोग ऑलरेडी ऑप्रेस्ड है उनके खिलाफ और ज़्यादा ऑपरेशन और थ्रेट क्रिएट किया जा रहा है. Next is about the India-UK Free Trade Agreement talks that has recently been occurred between Piyush Goyal and his British counterpart Kemi Badenoch. So ये इंडिया यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का 6th राउंड था नेगोशिएशन का. बहुत टाइम से नेगोशिएशंस चल रही हैं बट फ्रूटफुल नहीं हो पा रही हैं बिकॉज ऑफ द political instability that has been occurring in UK from so long, and plus जो recently UK के प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया है, इसकी वजह से जो ये ट्रेड एग्रीमेंट है ये कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं. बट आफ्टर दिस recent negotiation it has been expected that these talks would be fruitful, and मिस्टर पीयूष गोयल ने कुछ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट किया है, जैसे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स PSUs. एंड बिजनेस डील्स को इंडिया और यूके के बीच में एंड नए पार्टनरशिप को एनहेंस करने की कोशिश की है ताकि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए इनिशिएटिव्स लें और एक दूसरे से एडवांटेज लें, एंड प्लस एक दूसरे के इकोनॉमी बेनिफिट्स की तरफ सेंसिटिव हों और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें. So if these negotiations are fruitful, then it will be very good for the trade agreements between the two countries. Next one is about the solar power projects. So under the scheme for development of solar parks and ultra mega solar power projects, a total of 57 solar parks of aggregate capacity of 39,285 megawatt were sanctioned until November end. But इसमें से सिर्फ 10,027 मेगावाट के पार्क्स ही इंस्टॉल हो पाए हैं. जितना टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया है. सो उसके रिस्पॉन्स में मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिस्टर RK सिंह ने कहा है इसमें, क्योंकि इन सोलर पावर्स के इंस्टॉलेशन में काफ़ी सारे हर्डल्स थे. उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि कोविड-19 की वजह से सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद कर दी गई थी. सेकेंडली टाइम ड्यूरेशन के मिसमैच में प्रॉब्लम थी कि इंस्टॉलेशन में कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम दिया गया है, उसमें काफ़ी मिसमैचिंग थी. थर्डली इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट, एक्यूरेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल हो पा रहा था, एंड ऑल्सो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी थे. इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में उन्होंने राजस्थान का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इशू को कोट किया है. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इशू में क्या हुआ था, राजस्थान में सोलर पावर प्लांट के लिए ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई गई थी, जिसकी वजह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो बर्ड है वो एंडेंजर हो गई थी. तो उसके रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था पावर कंपनीज़ को कि वो सारे केबल्स को अंडरग्राउंड ले करें, एंड सोलर पार्क्स जब भी बने तो अंडरग्राउंड केबल से बने ताकि एनवायरनमेंट हार्म ना हो एंड बर्ड्स और एनिमल्स प्रोटेक्टेड रह सकें. बट जिसके रिस्पॉन्स में न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने बोला है कि दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज लेइंग अंडरग्राउंड केबल्स वर इनप्रैक्टिकल एंड वुड ग्रेटली रेज द कॉस्ट ऑफ सोलर पावर. सो लेट्स सी what happens next and what will be the conclusion.
So next is 150 years of Kolkata's iconic tram to be celebrated. So first of all, tram is basically a vehicle. It is an electric vehicle that runs on a special type of rails on roads. This is non-polluting and environment friendly, and it has been 150 years of these trams running on roads. So in India, Kolkata is the only city where these trams still runs. देयर वॉज अ टाइम जब 2 डजन्स ऑफ रूट्स हुआ करते थे इन ट्रैम्स के लिए, और अब सिर्फ 2 रूट्स हैं कोलकाता में जहाँ पे ये ट्रैम चलती है. सो इन द ऑनर ऑफ दीज व्हीकल्स देयर इज़ अ कार्निवल नेम्स ट्रम जात्रा. ट्रैम जात्रा इज़ ट्रैम्स जर्नीज कार्निवल, जिसको इनिशिएट किया गया था 1996 में जॉइंटली बाय मेलबर्न एंड कोलकाता. सो दिस कार्निवल इज़ in the honor of these trams and highlighting and educating our youth, particularly for the climate change, air pollution and sustainable development objectives, and enhancing the Kolkata's tram legacy. This carnival will start from February 24, 2023. The theme of 2023 Tram Jatra will be Heritage, Clean Air and Green Mobility, and this time the objective will be that they will take 3 trams. First one would look like one of the historic trams, the second one would emphasize the dangers posed by climate change, and the third one would depict a contemporary tram in a different region. So let us hope that this will renew the non-polluting mode of transport, and this transport would not become entirely extinct. Next is about the Admiral Hari Kumar, India's Navy Chief, visits Sri Lanka. So India's Navy Chief has been invited at Sri Lanka's passing out parade of Sri Lanka's Naval Maritime Academy, और उनको अकम्पनी करेगा इंडिया का इंडिजिनसली बिल्ट नेवल शिप सह्याद्री, जो कि श्रीलंकन ट्रेनिंग एंगेजमेंट्स में पार्ट लेगा और मैरीटाइम पार्टनरशिप में भी पार्टिसिपेट करेगा. रिसेंटली ये इंसिडेंट हुआ है जब चाइनीज़ मिलिट्री वेसल युआंग वैंग 5 इंडियन ओशन में री एंटर किया है. इसी ईयर में अगस्त में कुछ इश्यूज़ हुए थे, डिप्लोमेटिक इश्यूज़ हुए थे नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें श्रीलंका ने सदर्न चाइनीज़ फंडेड हम्बनतोता पोर्ट पे इस वेसल के आने का अप्रूवल दिया था, जिसको इंडिया ने अपोज किया था, प्लस यूएस ने भी अपोज किया था और अपने कंसर्न शो किए थे. So this was all for today. We will meet again in our next video. If you want any specific video on any of the topics, please write that in the comment section, and we will be bringing a video for current affairs very soon. Thank you. Please like, share and subscribe.